सो हेलो गाइस, दिव्यांश शेयर। जितना मैंने नोटिस किया है अभी और भी अपने दोस्तों में या ग्रुप में, तो वेव्स और ऑक्सीलेशन ना किसी को समझ में नहीं आ रहा, और अभी फिर माइनर भी आ रहे। मतलब देखो, आई गेस तुम लोगों को समझ तो आ रहा होगा, लेकिन तुम लोग वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे होगे अपने आप को सेटिस्फाई कि हाँ तुम्हें आता है। उसके लिए मतलब जितना मुझे समझ आया और जितना मैंने सीनियर से बात किया, तो आई हैव द मतलब जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो आई ट्राई टू डू दैट। मेनली क्या है कि देखो, तुम लोगों को इतना करना बस कि जो तुम्हें लगे अपने अकॉर्डिंग उसका एक थोड़ा की पॉइंट्स बनाते रहना ऐसे। जैसे कि पहले की अगर बात करें तो तुम्हें जो डेफिनेशंस हैं, जैसे ये इसमें दिया है कि पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन, तो माइनर में इसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी बन सकते हैं, इसी से रिलेटेड चीज़ें बन सकती हैं कि तुमसे यही पूछ लिया कि डिफ़ाइन करो, तो तुम वहाँ कंफ्यूज पड़ जाओगे कि तुम्हें लिखना कैसे है। तो उसको एक बार लिख के देख लेना। बाकी प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन है ना, उसको देखना कि तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, मेनली उस पर फोकस करना है। दूसरा कि जैसे जो भी है पूरा चैप्टर, उसके तुम्हें माइंड मैप जो है वो तुम्हारा एक पेज पे होना चाहिए, टॉपिक्स के अपने दिमाग में बसने चाहिए कि हाँ ठीक है, ऑक्सीलेटरी है, फिर पीरियोडिक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आता। ठीक, सिंपल सी बात। अब पहली मतलब देखो, तुम्हें सबसे बेसिक चीज़ जो ये हम लोग 12th और 11th में भी पढ़ते हैं, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारा ड्राइव हो गया। इसके बाद इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये हो गई बेसिक चीज़ें, ये तुम्हें आती होंगी। दूसरा है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, वो मेनली जैसे कि जो हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो उसको सॉल्व करके हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के बाय एम होता। ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जस्ट तुम लोग को एक ओवरव्यू देने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद ही जस्ट कि जो हम लोग जो एक्स निकालते हैं, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन निकालते हैं वो, उसके बाद उसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, उसके बाद उसको एक और बार डिफरेंशिएट करके हमारे पास एक्सेलरेशन आता। ये तीन चीज़ हो गई। ये तो हो गई नॉर्मल जो हमें मतलब आनी चाहिए 11th-12th के बच्चों को। अब ये भी नहीं आता तो भाई इसके लिए तो फिर तुम्हें खुद से ही देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है ये एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते कि वो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, जो भी माइनर में अगर आया तो, कि डिफाइन करो या ड्राइव करो एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारा वी यहाँ पर आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा फाइव वाला, जहाँ पे ये फाइव जो है वो फेस डिफरेंस है, तुम्हें पता होगा। तो उसी को कुछ नहीं करना, v हमारे पास दिया है और काइनेटिक एनर्जी भी दी है। अब बात है प्रेजेंटेशन की कि तुम प्रोफेसर को दिखाओगे किसको, जो भी तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा। मेनली काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पहले दिखानी है, पूरा स्टेटमेंट लिखना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम गिवन करते हैं इसको ऐसे, और फिर हमारे पास वेलोसिटी ऑलरेडी ड्राइव करके आई थी ये, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं रटना, बिल्कुल नहीं है। इसी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो और स्टेप वाइज में सॉल्व कर दो, और लास्ट में लिख देना कि हैंस एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर ये है। तो उससे हो गया तुम्हारे ड्राइव और प्रेजेंटेशन का तरीका। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब देखो, सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होती है 0 से x तक। तो अब उसको करके ही मतलब सेम वे में बिना रटे उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ड्राइव। ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। और बाकी एक चीज़ जो तुम और ऐड कर सकते जिससे तुम्हारे मार्क्स या जो जो तुम्हारा वो अफेक्ट पड़ेगा चेकर कॉपी चेक वाले पे, तो वो है ये कि तुम ग्राफ और भी डायग्राम्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये हो गए हमारे वो जो मतलब नॉर्मल चीज़ें थी। बाकी है ये दो तुम्हारे एग्जाम्पल जो कि मैकेनिकल ऑक्सीलरेटर में आते हैं, उसका मास स्प्रिंग सिस्टम और पेंडुलम। ये तुम अपने आप से कर सकते हो, होमवर्क समझ लेना, मतलब कर लेना खुद से। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलरेटर। तो इसमें भी ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि तुम्हें बुक वगैरह में मिल जाएगा या कहीं से भी। तो तुम्हें अगर उसने जस्ट पूछ लिया कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलरेटर या फिर उसको ड्राइव करो, तो मेनली तुम करोगे कैसे, पहले एक आएगा स्टेटमेंट, उसके साथ डायग्राम आएगा, उसके बाद मतलब प्रॉपर तरीके से बताओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा समझना कि उसको कुछ आता नहीं है, तो तुम उसको प्रॉपर तरीके से बताओगे कि
करना क्या है एक्चुअली में, तो ई तुम्हारे पास फिर ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हमें पता है। फिर हमने के वी एल लगाया, ये बताना पड़ेगा एक स्टेटमेंट लिख के। फिर ये के वी एल की इक्वेशन हो गई। फिर सेम उसमें फिर ये वैल्यू रखो ई की, और उसके बाद फिर सॉल्व करके जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको रख देंगे। तो मेनली यही है कि तुम्हें प्रेजेंट अच्छे से करना है। तो ये भी नॉर्मल हो गया। ये सब जो अभी तक का था ये नॉर्मल था। अब हमारे जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फंस रहे वो है हमारा कि डैम्ड ऑक्सीलेशन। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट तुम यहाँ से देख सकते, या जो तुम एच के मलिक या जो भी बुक है उसके से प्रेफर कर सकते, या कहीं से भी स्टेटमेंट। बाकी इसका डेरिवेशन मैं तुम्हें अलग से बताऊँगा। सो अब आता है हमारा डैम्ड ऑक्सीलेशन। तो इसमें मेनली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को इन्फिनाइटली मतलब वाइब्रेट करके छोड़ दें तो वो इन्फिनाइट टाइम्स तक वाइब्रेट होती रहेगी। लेकिन जो हमारा अगर जो रियल में हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि अगर हमने वाइब्रेशन में छोड़ दी तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता जाएगा। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ क्यों करेगा, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, तो इनको ज़रूर लिख के आना, जिससे कि वही है इम्प्रेशन अच्छा बैठे। तो ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और उसी चीज़ को जब ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा इसके बाद जब हमारे ऑक्सीलेशन जो है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे धीमे धीमे करके, इसी चीज़ को डैम्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, मतलब जिसको नहीं आता, वैसे तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को ये सब पता होगा नॉर्मल लैंग्वेज में। अब बात आती है हमारी डेरिवेशन की, जिसमें मतलब मेनली कन्फ्यूजन लगती है हम लोगों को। सो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, एक तो वही था कि तुम लोगों को मतलब पूरा रिप्रेजेंट करना अच्छे से, मतलब लाइन से लिखना है। पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये तुम अपने लैंग्वेज में लिखना। और उसके बाद ये वाला आएगा कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो हमारा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि वो अपोजिट एक्ट करता है। और दूसरी चीज़ क्या लगेगा, और हमारा एक लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, तो ये भी लगेगा, और डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स रहता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एफ जो डैम्पिंग फोर्स आएगा हमारा वो हो जाएगा बीटा वी माइनस का, और जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का के एक्स। ये तो पता होगा कि जो है रीस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट है, और ये बीटा जो है हमारा वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। अब जो हमारा नेट फोर्स होगा अप्लाई वो होगा हमारा एफ डैम्पिंग प्लस एफ रीस्टोरिंग। ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि फोर्स अप्लाइड क्या होगा, वो मैं पूरी नहीं लिख रहा, उसमें टाइम चला जाएगा। तो एक ये लाइन लिख देना अपने अकॉर्डिंग, फोर्स अप्लाइड कितना है टोटल नेट फोर्स। उसके बाद फिर जो तुम्हें नॉर्मली पता है कि एम ए होता है, तो यहाँ पे ए की जगह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते। यहाँ पर जो हमने ऊपर इक्वेशन से लिखा था वो, और यहाँ पर ना तुम लोग मेंशन भी कर देना कि बीटा क्या है और के क्या है, उससे इम्प्रेशन अच्छा लग पड़ेगा। उसके बाद इसको हम थोड़े आगे और सॉल्व करते हैं, तो इसको इस साइड भेजकर एक पूरी जो डिफरेंशियल बनेगी, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा, लेकिन तुम लोग मतलब एक एक करके इसको साइड में भेजकर अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना। तो ये हमारी फिर मतलब ओवरऑल साइड में आ गई, और ये हमारी मेनली टोटल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें मतलब स्टेप वाइज प्रोसीजर दे रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी तो अभी मैं सीधा वही ला दूँगा बिना मतलब लिख के, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं बता दूँगा। सो देखो जैसे मैंने ऐसे लिख के प्रेजेंट कर दिया। सो हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर। सो अब ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमने लिख दिया। अब वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि नाउ डिवाइडिंग एम, मतलब एम से हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब उसके बाद
ये भी लिख देना, यहाँ मेंशन कर देना कि v जो है उसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते, तो उसको यहाँ पर चेंज करके और ये बीटा बाय एम इसको हमने लेट कर लिया 2b k बाय एम, तो हमें पता ही था ओमेगा स्क्वायर होता है। उसके बाद ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो हमने उसको v को चेंज करके लिखी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई जिसमें हमने इनको लेट कर लिया, b बाय एम को 2b और k बाय एम को ओमेगा स्क्वायर, ये बीटा बाय एम है। सो अब हम लिखेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और इसके ये सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने अज्यूम कर लिया अपने साइड से कि इसके जो है वो सॉल्यूशन ऐसा कुछ होगा। तो इसको अज्यूम करके अब देखो, अब रटना नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें ये चाहिए d² और चाहिए dx/dt। तो अब ये कैसे मिलेगा, ये डिफरेंशिएट करके मिलेगा। डिफरेंशिएट किसको करना, डिफरेंशिएट इसको करना जो हमने x को अज्यूम किया था, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो आ जाएगा अल्फ़ा e की पावर अल्फ़ा t, और दूसरी बार करोगे तो भी ये आ जाएगा अल्फ़ा² e की पावर अल्फ़ा t। अब e की पावर अल्फ़ा t तो x ही था, तो इसको भी अल्फ़ा x लिख सकते, इसको अल्फ़ा² x लिख सकते। उसके बाद इन दोनों को तुम उठा के इसमें रख दोगे तो तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, अल्फ़ा² x प्लस 2b अल्फ़ा x प्लस ओमेगा² x। अब इसमें से x हटा दिया तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको तुम फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो वहाँ पे मेंशन कर देना फॉर्मूला, उसके बाद इसमें लगा के भी दिखा देना, और अल्फ़ा की फिर दो वैल्यूज़ आएंगी -b प्लस b² माइनस ओमेगा², और ऐसी ये दूसरी आ जाएगी। तो अब अपन को पता चल गया कि अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, तो हमने ये अज्यूम किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, वहाँ प्रेजेंट करेंगे कि देयरफॉर हमारे पास सोल्यूशन इक्वेशन सेकंड का जो कि है x को हम लिख देंगे a1 और a2, क्योंकि दो रूट्स आए थे उसके। तो ऐसे में हमारा जो है कि एक जो इक्वेशन निकालनी रहती वो हमारी ड्राइव हो गई। अब इसके बाद आते हैं तीन केसेस हमारे जो कि मेनली होते हैं कि जो हमारा ये b² माइनस ओमेगा² जो है ना रूट में, इससे ही रिलेटेड होते हैं कि एक बार जो है वो b² ग्रेटर हो जाए ओमेगा² से, एक बार b² इक्वल हो जाए ओमेगा² के, और एक बार b² लेस हो जाए ओमेगा² के। तो ये तीन हमारे पास केसेस रहते हैं। अब इनमें से तीनों तो नहीं आने के चांसेस कम है, लेकिन कोई एक आ सकता, तो हमें तो फिर तीनों ही आने चाहिए। तो इसके लिए भी मैं डेरिवेशन आपको दूसरे पेज पर दिखाता हूँ जिसमें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, उससे टाइम सेव होगा। सो हमारे पास ये तीन केसेस थे जिनकी मैं बात की थी। अब इसमें से पहला केस आता है हमारे पास कि जो b² है वो बड़ा हो जाएगा ओमेगा² से, तो ये वाला जो टर्म है वो तो हमारा पूरा रियल रहेगा और लेस देन b रहेगा, क्योंकि b² ऑफ कोर्स बड़ा है ओमेगा² से। तो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ये है ना, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि b बड़ा है हमारा। इस रीज़न से जो x है वो हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता रहेगा एक्सपोनेंशियली, और ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो तक डिक्रीज़ करता जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑसिलेशन। ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो मेनली अभी इसका जो है, इसके केस अगर ये आया तुम्हें ड्राइव करना, तो उसके अंदर मेनली तुम्हें ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर एक्चुअल ऐसा डेरिवेशन कोई टाइप का है नहीं। दूसरा आता केस हमारा कि जब b² इक्वल हो जाए ओमेगा² के, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा हुआ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर उसमें तो ऐसा हो जाएगा कि कोई एनर्जी रहेगी ही नहीं, मतलब पूरा ज़ीरो हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये नॉट एग्जैक्टली टू ज़ीरो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। कोई हमने एक इसमें भी स्मॉल जो क्वांटिटी है उसको हमने बीटा मान लिया, वो वाला बीटा अलग था, या तुम कुछ और मान लेना, मैंने यहाँ बीटा मान लिया था, तुम कुछ और भी मान सकते। उसके बाद वही सेम जो हमारा इक्वेशन आई थी उसमें हम इन दोनों का जो इसका पूरा आंसर है उसको बीटा के इक्वल रख के यहाँ पे करेंगे, तो -b, ये यहाँ -b है प्लस बीटा t, और सेम -b माइनस बीटा t। इसको फिर आगे जब तुम सॉल्व करोगे पूरा, इसमें मेनली अब कुछ याद करने का नहीं है, मेनली तुमने ये समझा दिया, ये बता दिया कि एक स्मॉल क्वांटिटी है।
उसके बाद रटने का कुछ नहीं है, मेनली तुम इसको सॉल्व करते जाओगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी जो कि मतलब तुम्हारा और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, वो मेनली ये होगी कि जब तुम यहाँ पर आ जाओगे उसके बाद तुम नीचे यहाँ पर लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू ई लू ऐसी कोई फॉर्म पढ़ी थी ना हमने कि जो होता है ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको यूज़ करके फिर हमने ई की पावर बीटा टी थी तो यहाँ पर जब तुमने ये पूरा सब मेंशन कर दिया उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, ये हमारा ये भी हो चुका था। उसके बाद तुम ऐसा करोगे कि जो ई की पावर बीटा टी है तो यहाँ पर लिख देना कि यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ऐसे इसको आगे से लिख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है अब जो बीटा है हमारा वो तो बहुत छोटा था तो उसके अकॉर्डिंग तो मेनली जो बीटा है वो बहुत छोटा है तो बीटा स्क्वायर बीटा 3 इन सबको नेगलेक्ट कर दिया, हम बस यहीं तक लिख के डॉट 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 दिखा देंगे ऐसे। उसके बाद ये तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कि तुमने नेगलेक्ट किया। उसके बाद ये तुम्हारी इक्वेशन आगे बढ़ती जाएगी, इसको मतलब मेनली तुम सॉल्व करना है, ये तुम खुद करके देख लेना एक बार। और फिर जो a1 + a2 और a1 - a2 ये सब आ जाएंगे तो इनको कोई लेट कर लेना, मतलब ये तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए कि इक्वेशन हमारी शॉर्ट में बन जाए उसको लेट कर लिया। अब आता है हमारा तीसरा केस। यहाँ पर तुम थोड़ा जो पीछे बी लिया था ना उसको थोड़ा एस में मतलब एस मानने लगा, वो मैंने इसको एस मान के किया था। तो अब यहाँ पे अगर एस जो है वो अगर ओमेगा स्क्वायर से छोटा हो जाएगा तो फिर ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, ये इमेजिनरी होगा तो यहाँ पे आयोटा आ गया। तो हमने एक ले लिया बीटा डैश, ऑफ कोर्स तुम बीटा डैश की जगह कुछ और भी ले सकते हो, एन एम पी क्यू जो भी, तो उसको लेके हमने बीटा डैश को मान लिया ये ओमेगा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया जिससे कि छोटा हो जाए और हमें लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन हर एक चीज़ जो भी तुम टर्म ले रहे हो उसको मेंशन कर देना और एक बार खुद से करके ज़रूर देखना जिसमें आसानी हो। उसके बाद कुछ नहीं, सेम वैसा ही है कि जो इक्वेशन हमारे पास थी उसमें तुमने ये यहाँ पर एस है लेकिन ये बी ही है, मतलब बी और एस सेम ही है, वो रिप्लेस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस आयोटा बी डैश जो हमारा ये वैल्यू थी ये थर्ड केस के लिए, तो इसको सेम ऐसे में लिख दिया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके जो कॉमन आया उसको निकाला, फिर हमारे पास आ गया ये चीज़। अब ये हमने ई यूलर्स फॉर्म में पढ़ा था कि ई की पावर आयोटा थीटा जो रहता है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा हो जाता है। तो ये चीज़ मेंशन करने के बाद तुम इसको ऐसे एक्सपेंड कर दोगे जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इसको तुम एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद तुम थोड़ा और नीचे लेके जाओगे, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये तुम्हारी ये वाली इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद इसको कैसे करना है वो बताऊं, तो इसको ऐसे करना कि हमने एक अज्यूम कर लिया कि जो कि ये जो पूरा है ना a1 + a2 इसको हमने a साइन डेल और a1 - a2 आयोटा को a कॉस डेल अज्यूम कर लिया। ये किस लिए अज्यूम किया, क्योंकि हमें देखो बनाना था फॉर्मूला कि और छोटा एक्सपेंड करना था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अज्यूम कर दिया। अगर तुम्हें नहीं भी करना हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेंशन कर देना जिससे कि जो चेक कर रहा उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर तुम्हें यहाँ देख के समझ आ रहा तो मतलब जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी है किसी के भी समझने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया इन दोनों को, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे कि अब जैसे ये मार्क हो गया अब तो ये a साइन थीटा कॉस ये जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये वाला। तो e जो भी ये पावर है एस टी ए साइन बीटा टी प्लस डेल, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या करोगी तुम बीटा डैश है उसकी जगह ये लिख दोगे, तो सिंपली इसको लिख के एक इक्वेशन लिख देना, वहाँ पे नीचे लिख देना कि जो ये वाली कंडीशन है उसमें ये इक्वेशन हमारी रिजल्ट की रूप में आ रही, और बस इतना ही में हो जाएगा। तो इन तीनों डेरिवेशन में से तुम्हारे मतलब कोई एक पूछ सकता और बाकी वो डैम्पिंग वाला पूछ सकता।
अब बाकी के जो नॉर्मल कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछ सकते हो, उसमें से है एक रिलैक्सेशन टाइम और एक क्वालिटी फैक्टर। एक और था कि एनर्जी वेरी कैसे करती, तो अब जो मतलब मुझे अच्छे से आता मैं वही समझाऊंगा, उसको तुम कहीं और से देख लेना या कहीं से रेफ़र कर सकते। बाकी अब हमारा आता है रिलैक्सेशन टाइम। इसमें कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि टाइम टेकन बाय द एम्पलीट्यूड टू डिक्रीज 1/e टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को 1/e टाइम्स डिक्रीज करने में जितना टाइम लगता वो टाउ रहता। फिर एज़ यूजुअल हमें पता था कि जो इक्वेशन हमारी रहती है a=a0t⁻⁻bt। तो यहाँ पर सेम वैसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा होगा कि यहाँ पर हम लोग at को जो है वो a0/e लिख सकते, क्योंकि a0 तो है जो हमारा वो इनिशियल पे जो है नॉर्मल वो होता है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर a0/e लिख के इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a0 कट जाएगा और कंपेयर करके ये आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसको हटा देना, ये कुछ नहीं है। ये हमारी एक छोटी सी नॉर्मल डेरिवेशन रिलैक्सेशन टाइम की। उसके बाद लिख देना कि ये एज मतलब इतना ही था, क्योंकि जो मुझे आता और मतलब जो मैंने ढूंढ लिया चीज़ करने के लिए वो मैंने कहा कि शेयर कर दूँ। सो इतना ही था, मतलब जो डैम्प्ड ऑक्सीडेशन जिसमें दिक्कत आती मेनली उसको मैंने बताने का ट्राई किया। होप तुम लोगों को समझ आया हो। बाकी ये तो तुम क्वालिटी फैक्टर खुद से कर सकती है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी बस, थैंक यू।